मैं सत्यनारायण शर्मा साहित्य दृष्टि किस चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि मैं व्याख्या कर चुका हूँ कि निराला छायावाद के एक अनन्य कवि रहे हैं, जिनकी रचनाओं में हम छायावादी भावनाओं को अद्यांत प्राप्त करते हैं। छायावाद की विशेषताओं में एक विशेषता यह रही कि छायावादी कवि पलायनवादी माने गए हैं। जब लौकिक संसार में वह उस सौंदर्य से आनंद प्राप्त नहीं कर पाए, तब वह प्रकृति की ओर लौट गए और प्रकृति के सौंदर्य में ही वह नायिका के सौंदर्य की अनुभूतियों में लिप्त हो गए। जैसा मैं वर्णन कर रहा हूँ कि इस कविता में कवि ने फागुन माह का वर्णन किया है, जहाँ प्रकृति अपने सौंदर्यतम रूप में अपने आप को प्रस्तुत करती है और इसके माध्यम से संपूर्ण सृष्टि आनंद से ओतप्रोत हो जाती है। संपूर्ण सृष्टि में एक विशिष्टता आच्छादित हो जाती है। कवि ने इसका वर्णन इसी रूप में किया है और कवि इस बात को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है कि आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। सौंदर्याकर्षण की विशेषता होती है कि जहां पर मानव चित्त पूर्ण रूपेण स्थापित हो जाता है, मानव की दृष्टि जिस सौंदर्य के प्रति पूर्ण रूपेण आकृष्ट हो जाती है, तो उस सौंदर्य का अवलोकन, उस सौंदर्य का आनंद पान करने में वह अपने आप को पूर्ण रूपेण मशगूल कर देता है, पूर्ण रूपेण उस ओर वह आकृष्ट हो जाता है। तो फागुन माह का जो सौंदर्य है, फागुन माह की जो शोभा है, उस शोभा की ओर जब कवि देखता है, उस शोभा की ओर जब कवि अपने सौंदर्य को बिखेरता है, तो उस सौंदर्य से कवि की आंखें हट नहीं पा रही है। उस सौंदर्य की गहराई में कवि एक अद्भुत आनंद का अनुभव कर रहा है, उस आनंद में अपने आप को लिप्त कर लेता है। इसलिए कवि की आंखें हट नहीं पा रही है और कवि कहता है कि आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। हटाता हूं यानी संसार के दूसरे रूपों की ओर जब मैं अपनी आंखों को ले जाना चाहता हूं, तो सौंदर्याकर्षण का इस प्रकार का प्रभाव है, उस प्रभाव से मेरी आंखें मुक्त नहीं हो पाती है। चाह कर भी हम अपनी आंखों को हटा नहीं पाता हूं। तो हम क्या पाते हैं कि छायावादी कवि एक ऐसे कवि के रूप में अपने आप को स्थापित किए, जहां पर नायिका का सौंदर्य का अनुभव वह प्रकृति में करने लगता है। चाहे वह निराला हो, चाहे प्रसाद हो, चाहे महादेव वर्मा हो, चाहे सुमित्रा नंदन पंत हो। प्रस्तुत कविता में कवि ने उस वसंत का वर्णन किया है जहां पर चारों तरफ अनेक प्रकार के पुष्प प्रस्फुटित हो चुकी है और उन पुष्पों में जो गंध है, जो उस पुष्प में जो एक आकर्षण है, उस आकर्षण के प्रति जब कवि की आंखें बढ़ जाती है, तो वहां से कवि चाहता भी है, तो वहां से वह आंखें हट नहीं पाती है। उस प्रकृति का सौंदर्यपान निर्निमेष रूप में लगातार कवि करना चाहता है, उससे अपने आप को अलग नहीं कर पाता है। इसलिए कवि कहता है आंख हटाता हूं तो हट नहीं पा रहा है। यह चित्ताकर्षण है, यह मनुष्य का एक मनोवैज्ञानिक पक्ष है, जहां पर मनुष्य सौंदर्योपासक हो जाता है, सौंदर्य की उपासना में लीन हो जाता है और सौंदर्य की उपासना में जब लीन हो जाता है, तो जिस वस्तु की ओर उसका आकर्षण होता है, तो उस वस्तु की ओर से वह अपनी आंखों को अलग नहीं कर पाता है। सहज ढंग से उसकी आंखें उस ओर खींचती चली जाती है। मन कवि के बस में नहीं रह पाता है। आंख सौंदर्य पाने के लिए इस प्रकार से ललायत हो जाती है कि उस ओर चाहने पर भी उस ओर से वह अलग नहीं हो पाता है। इसलिए कवि कहता है कि आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है,
पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। नूतन पल्लव, पतझड़ का समापन हो चुका है, पतझड़ जा चुका है, बसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। नए नए पल्लव हरे और लाल वृक्षों पर, डालियों पर दिखाई पड़ने लगा है। और इस सौंदर्यतम रूप को देखकर कवि ऐसा शीर्षक दिया जा चुका है कि अट नहीं रही है आभा फागुन की। यानी जो सौंदर्य है फागुन माह में, उसका आनंद जब कवि उठाता है, उस आनंदातिरेक में जब कवि प्रवेश करता है, तो प्रवेश करने को उपरांत भी कवि को ऐसा एहसास होता है कि कुछ आनंद का अवलोकन करना बाकी रह गया है। मैं आनंद का भरपूर अवलोकन नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए कवि कहता है, जैसा मैं शीर्षक दिया जा चुका है, कि अट नहीं रही है, अट नहीं रही है आवा फागुन की, सट नहीं रही है, इसकी व्याख्या की जा चुकी है। तो पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। प्रकृति अपने सौंदर्य को चारों तरफ बिखेर रही है, चारों तरफ फैला रही है, और इस कारण एक अलग रूप उभर कर सामने आता है कि पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में, हृदय में मंद गंध, मंद मंद पुष्प का सुगंध का एहसास हो रहा है। पुष्पमाल, हृदय में एक मंद गंध पुष्प की माला मानो समाहित हो गया है, मानो उसके अंदर पुष्प की माला को कभी मानो धारण कर लिया है। इसलिए कभी यहां कहता है कि कहीं पड़ी है उर में, हृदय में, हृदय में जो मंद गंध पुष्पमाल की बात आती है, जहां पर सुगंध की मंद मंद हवा चल रही है और वह पुष्प की माला के सदृश दृष्टिगत होता है, मंद गंध पुष्पमाल। इस पंक्ति में कवि ने जिस लयबद्धता को प्रस्तुत किया है, उसमें एक संगीत का झंकार सुनाई पड़ता है। मंद गंध पुष्पमाल, जो सुगंध है वह मंद मंद गति से चारों तरफ फैल रहा है, और पुष्पमाल लगता है किसी के गले का एक पुष्प माला के सदृश छा गया है। यहां पर हम एक अलंकारिक, श्रृंगारिक, अनेक रसों से, श्रृंगार रसों से युक्त एक ऐसी नायिका का अनुभव करते हैं जो प्रकृति में पुंडपेन विद्यमान है। जैसा मैं कह चुका हूं कि छायावादी कवि अपने अंतर मन की अनुभूतियों को ही व्यक्त करने में लग गए, क्योंकि सांसारिकता से जब वह घायल हो गए, संसार के स्नेह ने जब उनके हृदय को पुंडपेन संतुष्ट नहीं किया, अनेक प्रकार के घात प्रतिघात का शिकार जब छायावादी कवि होते चले गए, तो अंत में वह प्रकृति की ओर उन्मुख हो गए और संसार से विमुख हो गए। यानी संसार के प्रति कोई आकर्षण नहीं, इसलिए वह अपने सौंदर्य की अनुभूतियों में ही लिप्त हो गया। महादेव वर्मा ने लिखा है, मैं नीर भरी दुख की बदली। तात्पर्य यह कि नीर भरी दुख की बदली, महादेव वर्मा का करुणाद्रवाद जो है वह अपने आप में छायावाद का एक विशेष रूप धारण करता हुआ प्रतीत होता है, जहां पर कवित्री वैयक्तिक दुख में ही आनंद का अनुभव करती है। यहां पर कवि निराला ने फागुन के उस अद्भुत अतुलनीय सौंदर्य का वर्णन किया है, जहां पर हम पाते हैं कि मंद गंध पुष्पमाल में कविता का सार तत्व समाहित हो गया है। सुगंध जो बह रहा है,
सुगंध जो चारों तरफ फैल रहा है, उसकी गति एक मंद हवा के सदृश है, और वह पुष्प की माला के सदृश मनुष्य के हृदय में पूर्ण रूपेण समा जाता है। इसलिए कवि कहता है कि कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाठ पाठ शोभा श्री पट नहीं रही है। पाठ पाठ शोभा श्री पट नहीं रही है। कहने का तात्पर्य है कि इस सौंदर्य का जितना अधिक रसपान किया जाता है, तो उस रसपान में भी हम इसी बात को पा रहे हैं कि उस रसपान में हम अपने आप को पूर्ण रूपेण डुबा नहीं पाते हैं। उसका जितना भी अधिक हम रसपान करते हैं, उतना ही हमारी प्यास बढ़ती चली जाती है। छायावाद के कवि हमेशा अतृप्त रहे। उनका सौंदर्य के प्रति, प्रकृति के प्रति एक विशेष प्रकार का दृष्टिकोण रहा है। वह प्रकृति में ही अपने वैयक्तिक सुख दुख को ढूंढने लगे, प्रकृति में ही अपने आप को पूर्ण रूप में विलीन कर लिए। यही कारण है कि निराला ऐसा कवि भी इसी प्रकार का वर्णन करता है कि पाठ पाठ शोभा श्री पट नहीं रही है। जगह जगह जो प्रकृति अपने यौवनोन्माद में चारों तरफ फैलती जा रही है, अपने सौंदर्य से इस सृष्टि को, इस धरा को सजा ली है, उसका सौंदर्य को जितना अधिक अपने हृदय में मैं समाहित करना चाहता हूं, बसाना चाहता हूं, बस नहीं पा रहा है। इस प्रकार से हम पाते हैं निराला की रचनाओं में छायावाद अपने उत्कृष्टतम रूप में प्रस्तुत हुआ है। और हम पाते हैं कि छायावादी कवि अपनी वैयक्तिक अनुभूतियों को ही अपने काव्य का आधार बनाया और संसार से अपने आप को विमुख करके प्रकृति की ओर उन्मुख हुए। कल मैं इस छायावाद पर विशेष व्याख्या करूंगा और इसका प्रश्नोत्तर को आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा।